साथियों नमस्कार, मैं अजय सिंखर। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कोमल से, जो कि इस वक्त दिल्ली में प्राइमरी टीचर हैं। स्वागत है कोमल आपका आज के इस इंटरव्यू में। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। साथियों, कोमल जो है वो इस वक्त दिल्ली में तो टीचिंग कर ही रही हैं। उससे पहले भी जब उनकी जॉब नहीं लगी थी तो वो टीचिंग करती थी। जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के आप लोगों के एग्जाम होते हैं और जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है, कोमल ने उन सभी एग्जाम्स के लिए टीच किया है। आज कोमल खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको अपनी ही तरह DSSB में और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब दिलाने में उनकी हेल्प की है। तो कोमल, आप पहले भी टीचिंग करती थी, आज भी आप टीचिंग कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि टीचिंग आपका पैशन है। आपको शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र में आने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता रहा होगा। बिल्कुल सर, ये शुरुआत से ही मेरा था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, मुझे टीचिंग ही करनी है और बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें सक्सेसफुल बनाना है, आगे कुछ वो कर सके इस काबिल बनाना है। तो बस पहले भी यही था। जब ये जॉब मुझे मिली थी, इससे पहले भी मैं टीचिंग करा रही थी जैसा कि आपने बताया है, और अभी भी मेरा वही है। तो कोमल, आप लगभग कितने साल से टीचिंग कर रही हैं? सर, मैंने 2013 में स्टार्टिंग की थी। पहले मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था और वो कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहा क्योंकि मैंने 2-3 महीने ही कराया, और उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट में मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना एज अ सीटेड फैकल्टी, हिंदी फैकल्टी, और सीटेड के बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कराए उस टाइम। तो ये करीब 2013 से अब 2021 तक का एक लंबा सफर हो चुका है। तो कोमल, जब आप अपनी तैयारी करती थी उस समय पर आप मुझे कई बार मैं और आप जब बातचीत करते थे तो उस वक्त भी आप बताते थे कि टीचिंग एग्जाम्स के अलावा भी बाकी जिन एग्जाम्स में हिंदी सब्जेक्ट जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आप जो है बच्चों को पढ़ाती थी, उनको गाइड करती थी। तो आज मैं चाहूंगा कि आज के इस इंटरव्यू में आप जो हमारे साथी इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए भी हिंदी की तैयारी वो कैसे कर सकें, इसको लेकर के अपने टिप्स जरूर देंगी। बाकी शुरुआत में करूंगा इस वक्त आपकी DSSB की तैयारी आपने कैसे की थी और आगे आप क्या कुछ करना चाहती हैं, यहीं तक रुकना चाहती हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो यही कि DSSB के टीचिंग एग्जाम्स को क्रैक करना मुश्किल है या फिर आसान है? सर, मुझे लगता है इसका मुश्किल होना और आसान होना दोनों चीज निर्भर करती है आपकी तैयारी। आपने तैयारी कैसे करी? अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको ऑब्वियस है ये जो एग्जाम है वो मुश्किल लगेगा, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना कुछ लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। और इसको मुश्किल थोड़ा या फिर कहूंगी थोड़ा चैलेंजिंग बनाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग। आप तुक्के नहीं मार सकते। आपको अगर आप पूरा श्योर हो कि यही इसका आंसर होगा तो आप उसका आंसर देंगे, और ये सही भी है क्योंकि इससे जो काबिल कुछ स्टूडेंट है वो पीछे ना रह जाए और जो काबिल नहीं है वो आगे आ जाते हैं क्योंकि उनके तुक्के सही लग जाते हैं। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि टाइमिंग का। टाइमिंग मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्पीड नहीं होती और उनका कुछ पार्ट छूट जाता है, तो जिस वजह से उनके नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है, क्योंकि इसमें 200 आपके क्वेश्चन है, आपके पास टाइम सिर्फ 2 घंटे है, यानी 120 मिनट आपके पास है। और अगर हम इसका लगाएं थोड़ा अंदाजा तो करीब 36 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पे देने। 36 सेकेंड कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे आपके ये 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जो फैक्चुअल है, जिनमें आपको ज्यादा समझने की या कुछ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कोई प्रश्न आ गया है कि समास कोई भी एक दे दिया, जैसे दाल रोटी में कौन सा समास, अगर आपको टिप्स पे याद है तो आप उसका आंसर यूं लगा दोगे, आपको उसके ऑप्शन देखने की भी शायद जरूरत ना रहे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो वो कुछ सेकंड फिर मायने नहीं रखते। लेकिन आपके मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस पेपर जो देखते हैं 2018 में जो हुए, 19 में जो हुए, जो मैथ्स था वो बहुत लेंथी था, तो आपको वो टाइम चाहिए, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। प्लस नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो कट ऑफ के हाई जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मिलकर इसको थोड़ा मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने से रोक दे।
बहुत सही कोमल, आपने अपना एकदम रियल एक्सपीरियंस हमारे सामने रखा और उसी के आधार पर आपने ये कहा कि DSSB का एग्जाम जो है वो क्रैक करना ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है और बहुत आसान है, ये निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। और तैयारी के लिए भी मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगा अपने सभी साथियों की ओर से कि क्या ये जो तैयारी है ये केवल 1-2 महीने में की जा सकती है, या फिर इसके लिए आपको वैकेंसीज का इंतजार ना करके पहले से ही खुद को तैयार कर लेना चाहिए? आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, तैयारी पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन अगर इसके सिलेबस की हम बात करें, सबसे पहली चीज है कि आप सिलेबस देखें। बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी पढ़ रहे हैं, हवा में पढ़ रहे हैं, उनको यही नहीं पता आएगा क्या। तो आपको पूरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस सबसे पहले पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में तो DSSB कभी नहीं देता है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, उन्होंने हिंदी की बात करूँ तो एक जगह लिख दिया ग्रामर, इंग्लिश में लिख दिया ग्रामर से प्रश्न पूछेंगे। अब ग्रामर भी तो बहुत बड़ी है, ग्रामर में सब कुछ आता है। तो एक सिलेबस पढ़ना आपका बहुत जरूरी है, तो उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि 2018 एग्जाम हुआ लास्ट, उसके बाद कितने कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट क्लियर कर चुके हैं, लाखों में कैंडिडेट्स अब और आ चुके हैं। तो आपके पास कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि आपको सिर्फ अपनी एक सीट के लिए मेहनत करनी है। तो उसकी तैयारी आपको पहले से आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बाकी आपके पास अभी भी शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे और लोग लगा रहे हैं कि शायद 2-2.5 महीने अभी हैं आपके पास। तो साथियों, जैसा कि अभी हमें बताया कि कोमल ने कि DSSB जो है वो अपना डिटेल सिलेबस तो कभी देता नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है वो पूछेगा वहीं से, लेकिन वो कितना डीप जाकर हमसे पूछ लेगा इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते हैं। और वो हम लोगों को अंदाजा फिलहाल लगा लेने की जरूरत जो है वो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर हैं उनसे हम लोगों को यह पता चलता है कि DSSB का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसका जो स्टाइल है, उसका क्वेश्चंस को बनाने का, आप सभी के सामने, मेरे सामने पेश करने का, वो कुछ ऐसा रहा है कि हम लोग अगर नॉर्मल बेसिक अगर पढ़ के जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। वो पूछेगा वहीं से जो उसने सिलेबस डिफाइन किया है, लेकिन वो कितना डीप जाकर पूछ लेगा इसका हमें नहीं पता। तो कोमल, यहाँ पर पार्ट बी की बात आती है। अभी तक तो हमने बात की पार्ट 1 का सिलेबस जो है वो DSSB बता देता है, लेकिन पार्ट बी का तो वो सिलेबस बताता ही नहीं है कि वो कहाँ से क्या पूछेगा। तो पार्ट बी के बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें, आपने कैसे तैयारी की और आने वाले साथी जो है अभी जो एग्जाम दे रहे हैं वो कैसे पार्ट बी की तैयारी कर सकते हैं? जितना जब तक एक्सपीरियंस था लोगों को, जब मेरा एग्जाम हो रहा था तो ये जो NIOS से एग्जाम आया लास्ट टाइम का, तो इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तब तक ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं थी जिसे देखकर आप ये कहते हो सब कुछ इसी में से आना है। पार्ट बी का सिलेबस DSSB कभी नहीं देता, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो इसमें क्या था कि कुछ मैं टीचिंग कर रही थी, तो सीटेट में जो पेडागोजी थी या जो भी अप्लाई करने वाली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन थे कि ये जो सिचुएशन आ जाए, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उस तरीके का जो एक पेडागोजी पढ़ना था वो मैं कर चुकी थी। तो मुझे लगता है कुछ वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। फिर आपको याद हो मैंने आपकी क्लासेस ली थी, आप वीकेंड पे भी मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा गाइडेंस आपसे मिली। तो आप ही की वजह से मैं कहूंगी कि पार्ट बी जो था मैंने उसमें बहुत अच्छा, मुझे लगता है एक हेल्पफुल रहा और अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी, जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अजय सर से गाइडेंस जरूर लेना, और इन्हीं की गाइडेंस के कारण मेरा पार्ट बी भी बहुत अच्छा सर मैं परफॉर्म कर पाई थी। उस टाइम शायद मैं आपको बता भी नहीं पाई थी क्योंकि हमारी बात नहीं हुई। साथियों, कोमल ने जो अभी कहा कि अजय सर से गाइडेंस जरूर लेना, देखिए गाइडेंस के लिए तो मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा हमेशा ही, लेकिन हम लोग जो है कोमल से भी अब ये जानते हैं कि उन्होंने जो हिंदी विषय पढ़ाया है इतने लंबे समय, तो हिंदी का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो DSSB के लिए हम लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और कहां से और कैसे तैयारी करें कोमल हिंदी की? देखिए, हिंदी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट मानते हैं कि अरे हिंदी तो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि हमारी मदर टंग है तो हमें बहुत इजी लगती है। लेकिन जब बात आती है कॉन्सेप्ट की, जैसे संधि, समास, संधि में आप पूछ लेना, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत कम होंगे जो शायद ये कह पाए कि मुझे संधि के सारे रूल्स याद हैं।
तो संधि जो एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है हर एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, संधि विच्छेद या पूछना कि इसमें कौन सी संधि है। इसके अलावा समास से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहूंगी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी होते हैं हिंदी में, क्योंकि हमारी मदर टंग है तो हम उसे ठीक तरीके से स्ट्रक्चर कि इस यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, एक वाक्य दे दिया है, वाक्य में हम जानते हैं कि हम कैसे बोलते हैं तो हम उसको इजीली कर लेते हैं। लेकिन पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, तो मुहावरे आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे संधि समास, तो मैं सोचती हूँ आपको एक बार जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रश्न में लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन 4 उसमें समास के उदाहरण दिए और मैचिंग दे दी, इनको मैच कीजिए। अगर आपने चारों सही करे हैं तो ही आपको वो 1 नंबर मिलेगा। मुझे लगता है एक नंबर बहुत कीमती है। 1 नंबर आपको हजारों बच्चों से पीछे छोड़ सकता है और वही 1 नंबर आपको हजारों बच्चों से आगे लेके जा सकता है। बिल्कुल, तो आपने सही कहा। तो कोमल, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे आज मैं मुलाकात करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो मुझसे मुलाकात करते रहते हैं। वो एक बात जरूर पूछते हैं कि हम लोगों को सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए या किसी एक सब्जेक्ट में खुद को स्ट्रॉन्ग बना लें। हम लोगों को सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना जरूरी है भी या नहीं आपके अनुसार, या जो हम लोगों को आसान लगता है सिर्फ उसी पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, या जो ज्यादा मुश्किल लगता है उसी पर ज्यादा टाइम लगाएं अपना? देखिए, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना ही पड़ेगा और ये चीज D2+P ने एज अ कंडीशन आपको दे दी है, क्योंकि आपको पार्ट 2 दिए गए, हम इसे 2 पार्ट कंसिडर करते हैं। आपको एक पार्ट में, फर्स्ट में भी 40% लेके आने, सेकंड में भी आपको 40% लेके आने। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया पहले पार्ट में, आप 100 में से 90 नंबर ले आए, बी पार्ट में आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा आपने टाइम नहीं दिया, या आपके पास टाइम नहीं बचा, या आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, सब आपने फेल कर दिया, मतलब आपका कुछ हुआ ही नहीं इससे, क्योंकि आपको दोनों ही पार्ट में इक्वल 40% का उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया एक रख दिया है। तो आपको तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी। प्लस ये चीज भी है कि अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ही खराब है, जैसे मैथ्स है, मैंने मैथ्स को हमेशा लास्ट में किया है जब भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं या जब भी मैंने एग्जाम भी दिया, तो इसमें मैंने मैथ्स को हमेशा लास्ट में रखा। सेक्शन ए की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बी में जाने के बाद तो आप वापस ए में नहीं जा सकते, ऐसा भी है ऑनलाइन एग्जाम का। तो जो सब्जेक्ट आपका बहुत ही आपको लगता है कि लेंथी है या आपका कमजोर है, तो उस सब्जेक्ट को आप लास्ट में लेके करेंगे। मुझे लगता है आपका अच्छा भी हो तो भी आपको मैथ्स को लास्ट में ही रखना है, क्योंकि मैथ्स लेंथी होता है, कैलकुलेशन वाला होता है, लेकिन हाँ, तैयारी आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छे से करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सभी सब्जेक्ट्स को हम इक्वली टाइम देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं? क्या आपको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हेल्प मिली थी? बहुत मैटर करते हैं सर। मैं ये कहूंगी कि अगर प्रीवियस पेपर ना हो तो आपको ना तो आइडिया मिल पाता है ठीक से कि क्या वो पूछ रहा है, अभी करंट में D2+P क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हो तो आपकी काफी हद तक मदद होती है, और अगर आप इनको नेग्लेक्ट करते हो तो आप बहुत कुछ खो देते हो। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप प्लीज उनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि 2000 ये जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर आए हैं, ये तो आपको बिल्कुल ही सॉल्व करने हैं, बिल्कुल मैंडेटरी, बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। तो कोमल, अभी थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जब से आपकी जॉब लगी है तो आप जो है अपना स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ में उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू बहुत कुछ सिखाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आप उनके साथ में। तो पहले आप जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे टीचिंग करती थी, वहां पर आप कहिए कि जो आपकी ही एज के या कुछ तो आपसे भी एज में ज्यादा रहे होंगे उनको आप पढ़ाया करती थी, और आज जो है आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर टीचिंग कर रही हैं, काफी छोटे बच्चे हैं। तो ये एकदम अपोजिट जो आपने अभी जो है काम किया है, तो अब कैसा महसूस करती हैं? दोनों ही मुझे लगता है कि वो टाइम भी काफी अच्छा रहा और ये टाइम भी बहुत अच्छा है। बस एक फर्क ये आ गया है कि जब बड़े स्टूडेंट मेरे साथ होते थे तो उनको बेसिक चीजें समझाना या कुछ चीजें समझाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, लेकिन छोटे बच्चों को आप प्रॉपर कई बार होता है कि बच्चे को पेंसिल पे ठीक से नहीं चला पा रहा है, हाथ पकड़ के भी कराना पड़ता है। ABCD उनको अभी नहीं आ रहे, ANR को नहीं आ रहा, बेशक वो 4th क्लास में आ गए, 3री में आ गए। बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी जिनका बेस बहुत वीक है। अभी जो ये कोरोना आया है, इस वजह से जितना बच्चा आगे पहुंचा था अब वो उतना ही पीछे वापस जा चुका है। तो ज्यादा चैलेंजिंग तो अब आएंगी चीजें सामने जब वो फिर से स्कूल में आएंगे, लेकिन हाँ, दोनों ही फेज अच्छी हैं। अब ये शुरू से ही था कि गवर्नमेंट जॉब तो लेनी ही है, तो ये भी मेरा नहीं था कि हमेशा प्राइवेट में ही इंस्टीट्यूट मुझे
टीच करना है, लेकिन अभी भी अगर मौका मिला तो शायद मैं करूँ। तो फिलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? गवर्नमेंट जॉब आपके पास में है, जो आपके सपने रहे होंगे? देखिए, हर किसी के कोई ना कोई सपने होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, मैं भी उनके लिए काम करता हूँ। हमारे और भी बहुत सारे जो हैं फ्रेंड्स लोग हैं, वो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। तो कोमल, आपके भी कुछ ना कुछ सपने रहे होंगे खुद को लेकर के कि जब मेरी जॉब लगेगी तब मैं इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो फिलहाल आप क्या कर रही हैं अपनी जॉब के अलावा? अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए मुझे एक गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए थी, और ये जो आया, जो भी कोरोना काल हमने देखा, तो इसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रही अगर कुछ टाइम पहले मैंने ये जॉब ले ली है, क्योंकि इसमें कुछ अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते तो उनका ज्यादा प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बात तो सबको ही पता है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी सैलरी तो बराबर से आपका आ रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो चीज सेट करने के बाद अब मेरे पास टाइम है कि जो मेरे कुछ शौक थे उनको भी मैं साथ साथ कर सकूं। और अब चूंकि स्कूल भी नहीं जाना होता तो अब ज्यादा थोड़ा टाइम होता है मेरे पास। तो मुझे एक ब्लॉगिंग का शौक था, वो मैं कर रही हूँ। मेरा एक चैनल मैंने बनाया है, उस पर हम ब्लॉग्स डालते हैं। तो एक शौक की तरह, इसको एक फन की तरह मैं लेती हूँ, और एक्स्ट्रा चीजों में मैं ये कर रही हूँ फिलहाल। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस लगातार ब्लॉगिंग के थ्रू हम तक पहुंचाते रहते हैं। और आपके चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम मेरे हस्बैंड के नाम पे है, जय राणा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पर वो एक फन के लिए है। अगर आपको पसंद है ब्लॉगिंग देखना या करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कोमल, आप जो है ब्लॉगिंग भी करती हैं, टीचिंग भी करती हैं, साथ में फैमिली के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है आप एक साथ में कर पा रही हैं, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ी बात है। जी सर, एक्चुअली स्कूल से घर आते आते मुझे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो करीब 3 या 3:30 बज जाते हैं मुझे। और उसके बाद का जो टाइम होता है इवनिंग का, उसमें मैं अपने बच्चे को भी टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली बाकी लोगों को भी टाइम देना, घर के काम भी होते हैं, फिर ब्लॉगिंग भी। तो थोड़ा मुश्किल कई बार हो जाता है, एक आध चीज कई बार नहीं हो पाती है, बट करना पड़ता है और कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कौन सी ऐसी हैबिट थी जो आप में पहले नहीं रही थी, लेकिन DSSB की तैयारी करते वक्त वो हैबिट आपने अपनी डेवलप की? ऐसी कोई एक खास तो नहीं थी, या एक बहुत बड़ी कोई ऐसी हैबिट नहीं थी, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज इसमें जरूर करी थी कि लास्ट के जो 2 वीक थे वो मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए रखे। पहले मेरा क्या होता था कि कोई एग्जाम देना होता था तो मैं लास्ट तक नया कुछ पढ़ने की कोशिश करती थी कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। लेकिन मैंने इस बार ये चीज अपनाई थी कि लास्ट के 2 वीक मैं सिर्फ रिवीजन करूंगी, कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना मैंने पढ़ा है उसी को मैं अच्छे से पढ़ूंगी और पक्का करके जाऊंगी, ताकि पढ़ा हुआ भी भूलूंगा। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि जो आखिरी 2 सप्ताह होते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट के 2 सप्ताह में आपका यही कहना है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि जो हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है हम उसका ही बार बार रिवीजन करें, उसी से प्रैक्टिस करें, नया कुछ ना उठाएं तो ज्यादा सही होगा। बिल्कुल, और स्ट्रेस तो बिल्कुल ना। तो स्ट्रेस जो है वो तो देखिए लेना कोई नहीं चाहता है, वो तो अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपका क्या कहना है कि जो स्ट्रेस जो है उससे छुटकारा पाने के लिए एक्सरसाइज कुछ हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अपने शेड्यूल से कोई मूवी जो आपको पसंद हो, फनी वीडियोस अगर आप देखते हो वो देख सकते हो, या आपको कोई और चीज पढ़ने का शौक है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप कर सकते हो। या आपकी कोई और हॉबी है, जैसे कुकिंग है या कुछ और है, तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एग्जाम आने वाला तो बस आप पढ़ते रहो। माइंड को भी एक मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है उस टाइम पे। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेने के लिए जो भी आपको चीजें मिल रही है आपको वो करनी चाहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं। बिल्कुल सही कहा कोमल ने कि जो हमें पसंद है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में मेहनत जो कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच जाएं अपनी जिंदगी में। स्ट्रेस लेना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके जो हमें पसंद है, किसी से बात करना पसंद है, कहीं घूमना, कोई म्यूजिक, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत अपना टाइम दे सकते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में एक तरीके से हमारा फायदा ही करेगा, हमें बेहतर ही बनाएगा। तो कोमल, अभी जो हमारे साथी DSSB की तैयारी में लगे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे वो अपनी तैयारी करें, पार्ट A को लेकर, पार्ट B को लेकर के, या ओवरऑल वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं इससे पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ और मुझसे नहीं हुआ तो इस बार नहीं निकलेगा। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन लोगों ने
काफी अटेम्प्ट्स के बाद यूपीएससी तक क्लियर किया। ये तो D2+ भी है, हालांकि इतना छोटा भी एग्जाम नहीं है, लेकिन आप इसका एक पॉजिटिव साइड देखिए कि अगर आपको ये सरकारी नौकरी लेनी है, आपको इस फील्ड में ही जाना, आपको शिक्षक बनना है, तो इससे आसान तरीका इस बोर्ड के अलावा आपको कोई और बोर्ड नहीं दे रहा है। अगर आप KVS की बात करेंगे तो वो भी आपका एक एग्जाम लेके इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अगर आप किसी और जैसे SSC वगैरह की हम बात करें तो आपके 3-3 टियर तक चलते हैं एग्जाम। पहले आपका प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, और बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स का आपका इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा बोर्ड शिक्षक बनने के लिए जो आपसे सिर्फ 2 घंटे मांग रहे हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और वो 2 घंटे और आपकी किस्मत, आप खुद पलट के आओगे क्या करोगे, या ये तो वही वाला एक सीन हो जाता है कि यार या पार वाला। सिर्फ वो 2 घंटे आपको अपना बेस्ट देना है, आपके पास वो टाइम है जो आपने अब तक सोचा है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, और इसको अपना लास्ट चांस मान के तैयारी करें। बिल्कुल ये ना सोचे कि चलो इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार करूंगा। ये वो वैकेंसी नहीं है सदा बाहर है और हर 6-6 महीने में सीटेट की तरह या 1 साल में आती रहेगी। ये D2+ भी है जो बहुत सालों बाद वैकेंसी निकालता है, तो अपना आखिरी मौका समझ के इसमें अपनी जी जान आपको लगा देना है, और इसमें आपको बहुत मेहनत करनी है। बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है। आप देखेंगे टॉपर के, अगर हम लास्ट वाले के उठा के मार्क्स देखें, 165 का स्कोर उसने किया है। सेकंड टॉपर की बात करें 163 समथिंग उसके मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल आप नहीं कर पाओगे, जब और लोग कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, बस आपको मेहनत करनी है। बहुत सही कोमल, आपने कहा कि बाकी लोग कर पा रहे हैं तो हम लोग या बाकी सब लोग जो इस वक्त तैयारी में लगे हुए हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से इस वक्त, तो इसके लिए थैंक यू। और आगे भी आप जो है, जब आपके पास समय होगा, हमारे सभी साथियों को गाइड करने के लिए बीच बीच में मुलाकात करते रहिएगा। जी सर, कुछ और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वैसे कि अगर हम पार्ट A की बात करें तो बिल्कुल ये ना समझे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज भी पर्सनली करते हैं, मैम D2+ का तो सुना है कि बहुत इजी लेवल का, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है तो इजीली हो जाएगा ना। तो मैं उनको बताती हूँ अब इजी नहीं था। अगर आप 2012-13 के पेपर उठा के देखोगे तो होता था थोड़े बेसिक, मतलब थोड़ा इजी होता था लेवल, लेकिन इस बार के अगर आप एग्जाम उठा के देखोगे जो मेरे टाइम में बिल्कुल SSC लेवल तक का मैथ्स उसमें आया हुआ था, लंबा कैलकुलेशन वाला, रीजनिंग अच्छे लेवल की थी। तो बहुत इजी समझ के ना करें। और जीके तो आपको पता है वास्ट है ही, सबके लिए वास्ट है वो, कोई भी एग्जाम है जीके कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन हाँ, एक बार सिलेबस पर जरूर नजर मारे, सिलेबस आपको बहुत जरूरी है देखना, और प्रीवियस पेपर प्लस आपकी स्पीड, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं। तो ये की है आपकी सक्सेस की, तो ध्यान रखें इनका, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, और अजय सर से आप गाइडेंस ले सकते हो पार्ट B के लिए। बिल्कुल मैंने ली है, और देख लीजिए आज मैं कहाँ, गाइडेंस आपको जरूर चाहिए होती है, और इनके नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे जब मैंने क्लासेस ली। थैंक यू सर। ओके, आपने समय निकाला कोमल इसके लिए, और आगे भी जो है इसी तरीके से जब आपके पास में समय होगा तो आपकी ओर से जो हमारे साथी इस वक्त तैयारी में लगे हैं उनके लिए कुछ, उनको मोटिवेट करने के लिए बातचीत करते रहा करेंगे, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। अब आपके जो सपने हैं आप उन्हें बहुत जल्दी अपने जीवन में साकार करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सर। थैंक यू।